कल हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो RLVP था, यानी कि पहली कोलोगेटिव प्रॉपर्टी हमारी पढ़कर ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग सेकंड कोलोगेटिव प्रॉपर्टी में मूव करेंगे जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। अब देखते हैं कि ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले तो इसका सिंबल होता है डेल्टा TB। देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने के लिए आपको पहले तो दो कंसेप्ट पता होने चाहिए। एक पता होना चाहिए कंसेप्ट नंबर 1, आखिर बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बॉइलिंग पॉइंट। अब कई लोग बोलेंगे अरे हमको तो पता है कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर लिक्विड जाकर बॉईल होना शुरू हो जाता है उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बचपन से हमने यही बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग पढ़ा है। ठीक है, कोई बात नहीं, करेक्ट है ये मीनिंग। दूसरा कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए, खैर एक और बात बता दूँ, बॉइलिंग पॉइंट का जो करेक्ट डेफिनेशन है वो आपको छोटी क्लासेस में नहीं बताई जा सकती थी, इसीलिए अब आपके सामने करेक्ट डेफिनेशन इंट्रोड्यूस हो रही है। ओके, तो अब बॉइलिंग पॉइंट का जो दूसरा मीनिंग है वो आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में समझोगे कि आखिर एग्जैक्ट मीनिंग बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है। दूसरा कंसेप्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला टर्म समझने के लिए जो आपको रिक्वायर्ड है वो है RLVP। ठीक है, वो क्या है आप लोगों का कंसेप्ट RLVP आपको पता होनी चाहिए, या फिर कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि LVP क्या होती है और LVP क्यों होती है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि LVP आखिर क्या होती है, ये क्या चीज़ है, व्हाट, और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि LVP आखिर होती क्यों है, वाई। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पता है, बॉइलिंग पॉइंट का मीनिंग और LVP के बारे में, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं है। खैर, आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कवर करेंगे, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे फोकस करते हैं। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बॉइलिंग पॉइंट ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, जो वर्ड है बॉइलिंग पॉइंट इसका आखिर मीनिंग क्या है, क्योंकि हम तो बचपन से यही पढ़ते आते हैं कि जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने पर आपका कोई भी लिक्विड बॉईल होना शुरू हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। राइट, हम यही पढ़ते हैं। खैर, कई लोगों के अकॉर्डिंग अगर उनसे कई बार पूछा जाए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है तो पता नहीं क्यों वो पगले लोग ये बोलने लगते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बचपन से वो उतना घोट के अपनी बॉडी के अंदर वो ये चीज़ पी चुके होते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बराबर 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। बट एक बार तुम खुद से सवाल करो और पूछो, क्या सही में पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा क्या? हमेशा नहीं। पानी का या किसी भी दूसरे लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट आप पढ़ते हो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है बराबर, वो हमेशा उतना नहीं रहेगा। वो जो भी चीज़ें मेजर करके बुक्स में लिखी जाती हैं कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट बराबर इतना है, वो सर्टेन कंडीशंस पे निकाली जाती है। यानी कि जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm होगा, या फिर मान लेते हैं जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होगा, उस वक्त पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इमेजिन करिए बहुत ठंडी है, एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 25 नहीं है, तो क्या अभी भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 रहेगा? क्वेश्चन मार्क। अभी मान लेते हैं बहुत गर्मी है, खतरनाक सहारा डेजर्ट में बैठे हो, ठीक है, तो क्या अभी भी बॉइलिंग पॉइंट आपका 100 रहेगा? पता नहीं। अगर मान लेते हैं तुम किसी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो जहाँ का प्रेशर अलग होता है कंपेयर टू अभी जिस जगह पे तुम बैठे हो, तो क्या वहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट पानी का 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा? पता नहीं क्या रहेगा। इसका मतलब टेम्परेचर के चेंज होने से और प्रेशर के चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट में फ़र्क पड़ता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड सोल्यूशन की ऐसी कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि पत्थर की लकीर कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इतना ही रहेगा, मतलब इतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू क्या होगी बोलो? चेंज होगी। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू बोलो क्या होगी? चेंज होगी। अगर आप प्रेशर चेंज कर रहे हो तो प्रेशर चेंज कर रहे हो, इससे बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा। एग्जैक्टली, प्रेशर के चेंज करने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, क्या होता है, वो अब हमको समझना है। ठीक है, तो देखो पहले मैं धीरे धीरे चीज़ें समझाती हूँ।
कोशिश करते हैं कि एक पॉइंट्स को इकट्ठा करने की, फिर सारे पॉइंट्स को हम कलेक्टिवली क्लब करेंगे। सबसे पहले तो मीनिंग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली उस टेम्परेचर को कहते हो जहाँ पर आपका लिक्विड बॉयल होता है, नहीं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर, ठीक है, इज डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर, ये वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जहाँ पर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, मतलब जिस लिक्विड को आप बॉईल करना चाह रहे हो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर, ठीक है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो बाहर का आपका एटमॉस्फेयर है ना, जो हवा है, वो हवा के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है, दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम इक्वल, ठीक है। मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जब लिक्विड्स के द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर और ऊपर जो हवा है उस हवा के द्वारा लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, ठीक है, हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब बॉइलिंग पॉइंट आप एवी किसी भी टेम्परेचर को नहीं कहोगे, आप एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर को कहोगे जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और आप लोगों के लिक्विड का वेपर प्रेशर, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को आप बॉइलिंग पॉइंट कहोगे। मतलब बचपन से जो पढ़ते आ रहे हो कि इट इज़ डिफाइंड एज दोज टेम्परेचर जहाँ पे लिक्विड बॉयल हो जाता है, ये सब बकवास है। लिक्विड बॉयल होना कब शुरू होता है, जब एटमॉस्फेयर यानी कि हवा के द्वारा लगने वाला प्रेशर और तुम्हारे लिक्विड के द्वारा लगने वाला प्रेशर, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों का क्या हो रहा है बताइए, लिक्विड है रखा है। अब तुम तो जानते हो कि लिक्विड रखा है तो लिक्विड के वेपर्स क्रिएट होंगे, ये वेपर्स क्या करेंगे, वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इस कंटेनर के ऊपर में हवा है, ये हवा क्या करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट करेगी। अब देखो जो हवा का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, जो हवा का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लेते हैं फ़िलहाल के दिन फिक्स है। फ़िलहाल के दिन फिक्स है मतलब ऐसा नहीं होता है कि अभी तुम बैठे हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है और अचानक से 10 सेकेंड बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर 5 atm हो जाएगा। इतना बड़ा सडन चेंज नहीं आता एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो आप उसको थ्रू आउट द प्रोसेस आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, एयर जो है वो एक्सर्ट कर रही है ये नीचे की तरफ, और वेपर प्रेशर भी है, ठीक है, वेपर प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल हो जाएंगी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉइलिंग क्या होती है, बोलो, स्टार्ट होती है। उस पॉइंट पे बॉइलिंग आप लोगों की क्या होती है, स्टार्ट होती है। और जिस पॉइंट पे हमको पहली बार बबल दिखता है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं कि ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है। इस तरीके से बॉइलिंग पॉइंट निकाला जाता है। अब सुनो ज़रा, क्या कहा मैंने कि आप एयर के द्वारा लगाए हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप अचानक से सडनली बहुत बड़ा चेंज उसमें क्रिएट नहीं कर सकते, यानी कि आप उसको ऑलमोस्ट क्या मान के चलिए, कांस्टेंट मान के चलिए कि थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सपेरिमेंट के ख़त्म होने तक रहेगा। पल पल हर कदम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा नहीं, ठीक है, हर पल हर कदम पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट। बट जो कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर जो वेपर्स क्रिएट हो रहे हैं, है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, नॉट कांस्टेंट। वो क्वांटिटी आप लोगों की कांस्टेंट नहीं है। क्यों कांस्टेंट नहीं है वो क्वांटिटी? क्योंकि देखो, खुद अपने डे टू डे लाइफ में आप एक्सपीरियंस करो इस चीज़ को। अगर मान लेते हैं कल को अगर आप कोई पानी गर्म कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि पानी जल्दी उबल जाए, तो आप पानी जिस कंटेनर में उबालते हैं आप उस कंटेनर को ढक देते हैं। इसका मतलब ढकने से जल्दी जल्दी वेपर्स बनते हैं, तो वेपर प्रेशर, अगर ज़्यादा वेपर्स बनेंगे इसका मतलब वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर वही कंटेनर आपका खुला हुआ है, ओपन है, तो वेपर्स बन तो रहे हैं बट वो वेपर्स कहाँ हो रहे हैं, एटमॉस्फेयर में भाग जा रहे हैं, तो उनकी वजह से लिक्विड पे उतना कोई हाई वेपर प्रेशर लग नहीं पा रहा है, तो उसको बॉईल होने में वक्त लगता है। तो खैर आप इस वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है उसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो by opening the container, closing the container and by regulating many other factors। तो ये कांस्टेंट नहीं है।
अच्छा, ये और एक बात और है कि एयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये एक हाई वैल्यू होती है और उसके कंपेयर में जो नीचे लिक्विड वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ये एक कैसी वैल्यू होती है, ये एक लो वैल्यू होती है। ठीक है, ये ऊपर वाली जो रहती है एयर के द्वारा लगने वाली वैल्यू वो हाई होती है और नीचे आप लोगों का जो क्या कहते हैं सोल्यूशन है उसके द्वारा लगने वाला वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब वेपर्स को, इसका मतलब बोलो क्या, वेपर्स को नीचे जो लिक्विड आपने भर के रखा है, नीचे आपने जो भी लिक्विड भर के रखा है उस लिक्विड को ज़्यादा वेपर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उस लिक्विड को मोर वेपर्स क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा वेपर्स क्रिएट हो। तो अगर ज़्यादा वेपर्स क्रिएट होंगे तो ऑटोमेटिकली वेपर प्रेशर भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। और अगर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा तो बोलो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर भी अगर ज़्यादा रहा तो, वेपर प्रेशर ज़्यादा रहा तो वो खुद को इक्वल कर लेगा, किसके इक्वल कर लेगा, आप लोगों के एटमॉस्फेरिक प्रेशर और नीचे का लिक्विड वाला वेपर प्रेशर आपस में इक्वल हो जाएगा और आप लोगों का जो लिक्विड है वो क्या होने लगेगा, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर खुद मतलब अगर आपको किसी लिक्विड को बॉयल करवाना है तो लिक्विड को बॉईल करवाने के लिए जो वेपर प्रेशर जो एग्जर्ट होता है उस एग्जर्टेड वेपर प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कई लोगों का शैतानी खोपड़ी ये भी चलेगी कि नहीं एक काम करो ना, वेपर प्रेशर को इंक्रीज करने के बदले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर दो। तो देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना वो मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो जिस चीज़ को मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती उसको इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में उस पर बातचीत करना व्यर्थ है। हम किसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, हम इंक्रीज और डिक्रीज हमारे कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है उसके वेपर प्रेशर को कर सकते हैं। और क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम है तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाए, बराबर आ जाए। ठीक है, जनरली आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना तो जनरली आपको 99% केसेस में यही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है और एटमॉस्फेयर का ज़्यादा। अगर ये चीज़ उल्टी हो गई ना कि एटमॉस्फेयर का कम हो गया और लिक्विड का ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, फिर आपको अपने लिक्विड को वेपर प्रेशर को कम करना पड़ेगा और जहाँ पे दोनों नियरली आपस में इक्वल हो गए वहाँ पे आपको पानी ऑटोमेटिकली बॉईल होता हुआ खुद दिखेगा। खैर वो सब हमारा टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है, खैर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग पहले, हाँ तो चलिए, ये हमारी बातचीत हो गई थी। क्या बातचीत चल रही थी हम लोगों की कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आप वेपर प्रेशर इंक्रीज करोगे लिक्विड का तभी वो पर्टिकुलर क्वांटिटी क्या होगी, एक पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो पाएगी और जिस पॉइंट पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। खैर अब सुनो ध्यान से, मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ और एग्जाम्पल के वाया इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा रही हूँ। क्या है ये एग्जाम्पल के वाया समझते हैं। आप लोगों के पास एक प्योर सॉल्वेंट है। अच्छा, मैंने क्या कहा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक को समझने के लिए दो कंसेप्ट की ज़रूरत है। आपको पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है और दूसरा आपको एलवीपी के बारे में पता होना चाहिए वो क्या है और वो क्यों होती है, जिसको मैंने लास्ट क्लास में ही पढ़ाया है तो मैं इसको अभी वापस से रिपीट नहीं करूँगी। मान लेते हैं आपके पास एक प्योर सॉल्वेंट है और मान लेते हैं आप लोगों के पास एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन का मतलब पूरी दुनिया जानती है, सोल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का कॉम्बिनेशन, सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का कॉम्बिनेशन, ये पूरी दुनिया जानती है। लास्ट क्लास में हमने यही सीखा है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेपर प्रेशर और सोल्यूशन। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा है और इसी को तो हम लोग एलवीपी कहते थे कि डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, राइट। ओके, अब इमेजिन करिए, लेट मैं पूरा लेट कह रही हूँ कि लेट आप लोगों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, वो मान लेते हैं आप लोगों का 2 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। 2 atm आप लोगों का क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये मैंने एक रैंडम वैल्यू ली है, मुझे इस वैल्यू से कोई ऐसा खास प्यार नहीं है, बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए एक रैंडम वैल्यू ली है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का सॉल्वेंट है। ये कौन है, ये सॉल्वेंट है, मतलब ये आप लोगों का डेस्टिनेशन है, ये आपकी डेस्टिनेशन है और ये आप लोगों का क्या है, ये प्योर लिक्विड है। अब देखो प्योर लिक्विड का
अभी अपना खुद का कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा, है ना। वेपर प्रेशर उस प्योर लिक्विड का यानी कि सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ तो होगा। मान लेते हैं उस सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, तो जो प्योर लिक्विड है उसका खुद का अपना कुछ ना कुछ तो वेपर प्रेशर होगा। मान लेते हैं उसका अपना खुद का जो वेपर प्रेशर है वो मान लेते हैं 1.2 ATM है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्योर लिक्विड बॉईल हो जाए, ठीक है, मतलब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा प्योर लिक्विड बॉईल हो जाए, तो प्योर लिक्विड को बॉईल करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? प्योर लिक्विड को बॉईल करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? जो अभी उसका वेपर प्रेशर है 1.2 ATM, उसको 1.2 ATM से इंक्रीज़ करते हुए उसे कहाँ तक लेकर जाना पड़ेगा? तुमको 2 ATM तक लेकर जाना पड़ेगा। तो जब तुम्हारा ये 1.2 ATM इंक्रीज़ करते 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 2 ATM पहुँच जाएगा, तब आपका प्योर लिक्विड बॉईल हो जाएगा। बराबर, ठीक है। अब कॉमन सेंस के साथ सोचो, जब हमने कल की क्लास पढ़ी तो कल की क्लास में हम अच्छे से जानते हैं कि अगर कभी भी किसी भी प्योर लिक्विड में अगर आप सॉल्यूट, वो भी कौन सा वाला सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। अगर आप क्या कर दो, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके अगर आप सोल्यूशन बना दो, तो जितना उसका वेपर प्रेशर आता है वो सॉल्वेंट की अपेक्षा कम आता है। मतलब सॉल्वेंट अगर बिना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के 1.2 था, तो अब यहाँ पे सोल्यूशन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद मान लेते कितना हो गया? 0.7 ATM हो गया। अब तुम खुद सोचो कि अब ये जो सोल्यूशन है इसको भी बॉईल होना है, लेकिन अब इस सोल्यूशन को अगर बॉईल होना है तो इसको खुद को 0.7 ATM से इंक्रीज करते 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 कहाँ जाना पड़ेगा? 2 ATM तक जाना पड़ेगा। जब वो खुद को इंक्रीज करते 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 कहाँ तक पहुँचाएगा? 2 ATM तक पहुँचाएगा, तब आपका सोल्यूशन बॉईल होना स्टार्ट करेगा। अब तुम खुद का कॉमन सेंस लगाकर सोचो कि किसको बॉईल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? आपके सोल्यूशन को बॉईल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों सोल्यूशन को बॉईल होने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? क्योंकि उसका वेपर प्रेशर पहले से भी क्या हो चुका है? कम हो चुका है। इसका मतलब इससे हम लोगों को साफ साफ समझ में आ गया, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर डिस्कशन से हम लोगों को साफ साफ समझ में आ गया कि अगर आप चाहते हो कि आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन बॉईल हो जाए, तो बॉईल हो जाने के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका? सोल्यूशन का, वो ज़्यादा रहेगा किसी के कंपेयर में? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में, ठीक है, एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की अपेक्षा सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा, और वो भी कैसा सोल्यूशन? जिसमें नॉन वोलेटाइल, ठीक है, जिसमें हमने क्या मिक्स करके रखा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करके रखा हुआ है। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए ज़्यादा रहेगा क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए या सॉल्यूशन बनाते वक्त उसका जो वेपर प्रेशर है, वो वेपर प्रेशर बोलो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा हीट सप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसीलिए सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपेयर में कैसा होता है? ज़्यादा होता है। इसीलिए सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के कंपेयर में कैसा होता है? ज़्यादा होता है। और अब तुम खुद सोचो, सोल्यूशन की क्वांटिटी क्या है? बड़ी है। मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद वाली क्वांटिटी क्या है? बड़ी है। और सॉल्वेंट वाली क्वांटिटी क्या है? छोटी है। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद वैल्यू बढ़ी कि घटी, तब तुम मेरे को क्या कमेंट करके दोगे? कि आफ्टर एडिंग, कल की क्लास में हमने क्या बात की थी कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? सोल्यूशन का कम हो जाता है। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है, आप लोगों का जो वेपर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि वेपर प्रेशर तो कम होता है, ठीक है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सोल्यूशन का ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट का कम होता है।
तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगी कि आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। तो जो डिफरेंस होता है ना, बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी, क्या लोगे, बॉइलिंग पॉइंट किसका, सोल्यूशन का, माइनस बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का। जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी। और बोलते वक्त इसको कैसा बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलते वक्त इसे कैसा बोलते हैं, बोलते वक्त इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन क्यों बोला गया है, एलिवेशन का मतलब होता है इंक्रीज, और साथ साथ पता चल रहा है कि इंक्रीज हुआ है, इसीलिए इसे बोलते वक्त क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ख़त्म। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, जो मैंने डिस्कशन किया उसके बेसिस पर। अब तुम चाहो तो इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफिकली इस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये आप लोगों के पास एक वाई एक्सिस है, ये मान के चलते हैं आप लोगों के पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें आपकी प्लॉट कर ली। ठीक है, वाई एक्सिस पे हमने प्लॉट किया प्रेशर, और उसके अलावा हम लोगों का जो एक्स एक्सिस था, इस एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने प्लॉट क्या कर लिया, आप लोगों का टेम्परेचर। अब देखो, जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, जब मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, तो प्योर सॉल्वेंट का कर्व ये मान लेते हैं इस तरीके से। अब ये कर्व ऐसा ही क्यों है, इस पर तुमको अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आगे तुम्हें फेज डायग्राम ऑफ वाटर बनाकर दिखाऊंगी। ठीक है, आगे जब ये सारे हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी तब हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके का कर्व है, और मान लो ये आप लोगों का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये कैसा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ओके। अब इसका मतलब ये है कि इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मैं एक्सटेंड करूँ सच दैट कि ये यहाँ पे कट कर रहा है आपके कर्व को, और जहाँ पे वो कर्व को कट कर रहा है वहीं से अगर मैं नीचे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ एक्स एक्सिस पर, तो इससे क्या समझ में आता है कि ये आप लोगों का वो पॉइंट है जहाँ पर आपका प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, ये कर्व किसका है, प्योर सॉल्वेंट का कर्व है। किसका कर्व है, प्योर सॉल्वेंट का कर्व है। तो ये जो नीचे आपको एक्स एक्सिस पे कट मिला, ये कट किस चीज़ को रिजेंबल करेगा, ये बॉइलिंग पॉइंट को रिजेंबल करेगा। किसकी बॉइलिंग पॉइंट को रिजेंबल करेगा, सॉल्वेंट की। अब मैंने क्या किया, उसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी ऐड कर दी। तो नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी ऐड करने से क्या होता है, हम जानते हैं, कल की क्लास में हमने पढ़ा है कि नॉन वोलेटाइल इम्प्यूरिटी ऐड करने से जो वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन का, वो सॉल्वेंट के अपेक्षा कम होता है। यानी कि सॉल्वेंट का कर्व अगर ऊपर है तो सोल्यूशन का कर्व दिखेगा वैसे ही नेचर वाइज, बट उसका कर्व जो है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ लाई करेगा। क्यों नीचे की तरफ लाई कर रहा है, इसका रीज़न समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने कल ही डिस्कशन किया है कि आप लोगों का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन का प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, बराबर। वो क्या होता है, सॉल्वेंट से क्या होता है, कम होता है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी कल डिस्कशन किया, इसीलिए मैंने सोल्यूशन का कर्व नीचे बनाया। अच्छा, अब देखो, सॉल्यूट के डालने से या सॉल्यूट के नहीं डालने से आप लोगों का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे फर्क पड़ेगा, है ना, सॉल्यूट डालो नहीं डालो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जो है सो है, बराबर। अब जैसे मान लेते हैं तुम घर में चाय बनाओ या नहीं बनाओ, दूध उबालो या नहीं उबालो, है ना, तुम गर्म पानी करो या नहीं करो, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। चाय में शक्कर डाल के पियो कि नहीं पियो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अभी भी उतनी है। हम क्या करते हैं, उसी सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो लाइन थी इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं। क्यों एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि सोल्यूशन वाले पॉइंट तक हमें पहुंचना है, मतलब उस पॉइंट तक हमें पहुंचना है जब वो सोल्यूशन को टच करे। तो उसने सोल्यूशन के कर्व को टच कर लिया, जिस पॉइंट पे उसने सोल्यूशन के कर्व को टच किया उस पॉइंट से नीचे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। ठीक है, आपने ये इस तरीके का एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉप किया। तो जिस पॉइंट पे आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एक्स एक्सिस के जिस पॉइंट पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया,
वो पॉइंट किस चीज़ को रिजेंबल करता है, क्योंकि एक्स एक्सेस पे हमने टेम्परेचर को प्लॉट किया है ना, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर को रिजेंबल करेगा। बट कौन से टेम्परेचर को भाई, ये रिजेंबल करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ से बिना किसी थ्योरेटिकल डिस्कशन के, बिना किसी एग्जाम्पल के, इस ग्राफ से ही साफ साफ समझ में आ गया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के कंपेयर में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बोलिए कैसा है, ज़्यादा है। दिख रहा है ना, सोल्यूशन आगे है और सॉल्वेंट पीछे है, साफ साफ दिख रहा है। और ये जो गैप होता है सोल्यूशन और सॉल्वेंट के बीच में, जो ज़्यादा वाला गैप होता है, जो इंक्रीज वाला गैप होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टीबी, या फिर इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। साफ साफ समझ में आ गया, कोई इसमें हमें अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं तुम्हें कंसीडर सिखा रही हूँ, फिर बता रही हूँ कि सोचो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतना वक्त लगेगा तो ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह, कुछ नहीं बताना पड़ा। सादे ग्राफ से समझ में आ गया। सोल्यूशन का ग्राफ हमेशा सॉल्वेंट के कर्व से नीचे ही बनेगा, प्रेशर वर्सेस अगर प्रेशर कर्व बना रहे हो तो। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी कल की क्लास में सीखा है कि सोल्यूशन का प्रेशर कम हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, बराबर। तो यहाँ से भी हमको समझ में आ गया कि अगर आप प्रेशर को कम करोगे, आप जितना प्रेशर कम करोगे, है ना, इस ग्राफ से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, फ्रॉम अबोव ग्राफ हम लोगों को साफ साफ ये बात समझ में आ रही है कि आप जितना प्रेशर कम करोगे, है ना, जितनी ज़्यादा लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की, जितना प्रेशर कम होगा, जितना प्रेशर कम होगा, डेल्टा टीबी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। डेल्टा टीबी उतना ही बढ़ेगा, है ना। मतलब जितना आप वेपर प्रेशर को कम करोगे, वेपर प्रेशर कम होते जा होते जा होते जा, डेल्टा टीबी आपका उतना ज़्यादा क्या करेगा, बढ़ेगा। आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ाओ, मतलब ज़्यादा डिक्रीज करो, ज़्यादा डिक्रीज करो, बहुत डिफरेंस क्रिएट करो वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट और सोल्यूशन के, तो डेल्टा टीबी भी ज़्यादा ही होगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। खैर, अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई हो तो मैं एक और अटेम्प्ट लेती हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए। हम एक कर्व और बनाते हैं, एक और सोल्यूशन का कर्व बनाते हैं। ये हमने अभी मान लेते हैं सोल्यूशन ए लिया था, आप एक कर्व और बनाओ सोल्यूशन बी का, जो कि जिसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से और भी कम है। तो मान लेते हैं वो कर्व मैंने बना लिया कुछ इस तरीके से, देखो दिख रहा है मैंने कैसे बना लिया उसको, इस तरीके से। उसका वेपर प्रेशर और भी कम है, किसके कंपेयर में कम है, सॉल्वेंट के कंपेयर में कम है ना। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूंगी कि उस नए वाले सोल्यूशन बी का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर, तो आप कैसे बताओगे, इसको डॉट 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 एक्सटेंड करोगे, यहाँ पे ये टच कर रहा है, यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस पॉइंट पे आपका परपेंडिकुलर आया, ये पॉइंट जो आपको मिला है वाई एक्स एक्सिस पर, ये किस चीज़ को रिजेंबल करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सोल्यूशन बी, है ना, उस सोल्यूशन बी का बॉइलिंग पॉइंट है। और अब कोई अगर तुमसे पूछेगा कि बताइए डेल्टा टीबी क्या है, तो डेल्टा टीबी का मतलब होता है सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच का डिफरेंस। तो सॉल्वेंट तो देखो यहाँ था और सोल्यूशन तो अभी देखो यहाँ है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ये है। तुम्हें नहीं लगता ये वाला डिफरेंस पहले वाले डिफरेंस के कंपेयर में ज़्यादा है? बिल्कुल ज़्यादा है। ये डिफरेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अब नए वाले सोल्यूशन बी का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है। इसीलिए मैंने ये चीज़ कही कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, डेल्टा टीबी के। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, डेल्टा टीबी के। कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर लोअर करते जाओगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों का उतना ही ज़्यादा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उस सोल्यूशन को बॉईल करने के लिए आपको उतना ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, आप लोगों को हीट देनी पड़ेगी या उतना ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा टीबी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एज वेल एज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के, है ना। जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर कम करोगे, सोल्यूशन के लिए जो टेम्परेचर लग रहा है या जो सोल्यूशन को जो बॉइलिंग पॉइंट लग रहा है वो आप लोगों का उतना ही क्या होता जाएगा, आप लोगों का बढ़ता जाएगा। सॉल्वेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सॉल्वेंट तो फिक्स क्वांटिटी है ना, उसको क्यों फ़र्क पड़ेगा, बराबर, उसको क्यों फ़र्क पड़ेगा, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर। ठीक है, ये कहानी थी। तो इससे हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि वेपर प्रेशर जितना कम करेंगे
बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी से हमें साफ साफ समझ में आ रहा है, बराबर। अच्छा ठीक है, तुम्हें शायद याद होगा कि कल की क्लास में हम लोगों ने एक अच्छा खासा डिस्कशन किया था। अच्छा खासा डिस्कशन किया था किस बारे में? अच्छा खासा डिस्कशन किया था कल की क्लास में हमने एक अच्छा खासा डिस्कशन किया था कि ये जो LVP वगैरह होते हैं, अब LVP तो खैर एक कोलोगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बट जो RLVP वगैरह होते हैं, ये RLVP वगैरह मोल फ्रैक्शन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। याद आ रहा है? अर्लियर ये हम लोगों को अच्छे से पता है कि जो RLVP होता है, RLVP, ठीक है, ये जो RLVP होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। मैं खैर यहाँ पे आई वाला वर्ड लगा रही हूँ। अब आई यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कल की क्लास में ये चीज़ें बताई हैं। ओके, अब मान के चलो आप लोगों के पास इस चीज़ को एक्सपैंड आपको करना है। आपको मान लेते हैं इस चीज़ को एक्सपैंड करना है कि आगे मैंने खैर आई वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया है अभी से ही। अब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को क्या ये चीज़ लिख सकती हूँ, स्मॉल n अपॉन में स्मॉल n प्लस कैपिटल N, जहाँ पे ये जो आपका स्मॉल n है इसका मतलब क्या है? मोल्स। किसके मोल्स? सॉल्यूट के मोल्स। जहाँ पे ये कैपिटल N है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोल्स। किसके मोल्स? सॉल्वेंट के मोल्स। अब देखो, अगर हम लोग बातचीत करें किसके बारे में? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब होता है जिनमें आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी एक्चुअली बहुत ज़्यादा कर दी है ना, जिसमें आपका सॉल्वेंट क्या हो चुका है? बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में जो सॉल्वेंट के मोल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं किसके कंपेयर में? सॉल्यूट के मोल्स के कंपेयर में। तो ऐसे केस में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो डिनोमिनेटर में आप लोगों का क्या था, वहाँ पे आप लोगों का जो स्मॉल n था, उस स्मॉल n को मैं वैसे का वैसे ही रखूँगी क्या? नहीं, वहाँ पे स्मॉल n को हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बहुत छोटी क्वांटिटी है ना। किसके कंपेयर में बहुत छोटी क्वांटिटी है? एज कम्पेयर टू कैपिटल N, वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी, तो हम लोग सिर्फ वहाँ पे क्या रखते हैं? कैपिटल N। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेशन तभी वैलिड है जब आप बातचीत कर रहे हो किसकी? डाइल्यूट सॉल्यूशंस की। खैर आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैं यहाँ पे जो आप लोगों का मोल्स है, ये मोल्स किसके हैं? पूरी दुनिया जानती है ये सॉल्यूट के मोल्स हैं। अपॉन में जो कैपिटल N है, क्या इस कैपिटल N को मैं ये लिख सकती हूँ? वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हो। अपॉन में इसको क्या लिख सकते हो आप? मोलर मास लिख सकते हो। मोलर मास किस चीज़ का? मोलर मास आप आपके सॉल्वेंट का। अब जैसे कि तुम जानते हो कि यहाँ पे जो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मोल्स निकालते वक्त ये तो ग्राम में रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा कैलकुलेशंस करते हैं। कैसी कैलकुलेशंस करते हैं? अगर तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा वेट है सॉल्वेंट का वो ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाए, है ना, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? 10 की पावर -3 से मैंने उसको क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। अगर ऊपर मल्टीप्लाई की हूँ तो जो नीचे में मोलर मास और सॉल्वेंट है इसको भी तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 10 की पावर -3 से, तभी तो एडजस्टमेंट होगा। और ये जो पूरी एंटायर क्वांटिटी है, ये जो पूरी की पूरी आपकी एंटायर क्वांटिटी है, इस एंटायर क्वांटिटी को आप क्या कहोगे? इस एंटायर क्वांटिटी को आप मोलैलिटी कहोगे, जिसको मैं स्मॉल m से इंडिकेट करी। अच्छा चलो पूरा ही लिख लेते हैं, मोलैलिटी, ठीक है। इनटू में आपका मोलर मास ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, और 10 की पावर -3 भी आता है, बट मैंने उसको अपॉन में 1000 लिख दिया इस तरीके से। ये मैंने कल की क्लास में भी करके दिखाया है, मैं आज वापस से करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पे आप लोगों का क्या है? RLVP। और RLVP क्या होता है? P0 माइनस आपका PS अपॉन में P0। अच्छा, अब कई लोगों को इस बात से खेद होगा कि मैडम आपने कल की क्लास में नीचे में PS लिखा था। मैं एग्री करती हूँ कि मैंने कल की क्लास में PS लिखा था, बट ये मैंने अप्रॉक्सीमेशन किया। ये फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन से अप्रॉक्सीमेशन करके मैं आई हूँ ना इस फॉर्मूले तक, वहाँ हमने कोई अप्रॉक्सीमेशन वगैरह नहीं की थी, ठीक है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला सही है, बट ये अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला है कि अगर वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है तो ये फॉर्मूला वैलिड है, तो ये फॉर्मूला वैलिड है। अगर सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है तो फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो खैर हम लोग बातचीत भी अभी किसकी कर रहे हैं? डाइल्यूट सोल्यूशंस की बातचीत कर रहे हैं, राइट, ओके। अच्छा एक काम करो, इस P0 को उठाकर ना आप यहाँ भेज दो, ठीक है, भेज देते हैं। तो ये जो P0 माइनस PS है ये क्या है? अगर मैं सिर्फ P0 माइनस PS की बात करूँ तो P0 माइनस PS इज माई LVP, ठीक है, इक्वल टू I इंटू में P0
इनटू में मोलर मास, इनटू में क्या आप लोगों की मोलैलिटी जिसको मैं स्मॉल m से इंडिकेट कर रही हूँ, अपॉन में 1000। ठीक है, आप देखो I एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, जैसे अगर NaCl है तो NaCl का I जो है सो है, मोलर मास वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो है सो है ना। और पी नॉट का मतलब क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है सो है, वो चेंज थोड़ी ना होगा यार, जो चेंज होता है वो तो सोल्यूशन का चेंज होता है। तो इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी की पूरी जो ये आपको टर्म दिख रही है, ये पूरी की पूरी टर्म आप लोगों की क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब इतने सारे कांस्टेंट लिखने की जगह क्या मैं अभी के लिए इसको सिर्फ कांस्टेंट लिख सकती हूँ? तुम्हें कुछ समझाना है मुझे, इसीलिए क्या मैं इसको कांस्टेंट लिख सकती हूँ? लिख सकते हो आप, आपकी मर्जी। इतने सारे कांस्टेंट लिखने के बजाय मैंने सिर्फ वहाँ लिख दिया कांस्टेंट। इनटू में मोलैलिटी। अब एक बेसिक मैथ्स हम करते हैं, बचपन में हमने पढ़ा है इस तरीके का कंसेप्ट कि अगर A प्रोपोर्शनल टू B होता है तो हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू लगाते हैं और B के साथ में एक कांस्टेंट K लिखते हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, इक्वल टू और इस कांस्टेंट को हटा रही हूँ। तो अगर मैं इनको हटाऊंगी तो काय का साइन आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। और यहाँ से जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन ने मुझे क्या सिखाया कि LVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, बट किस केस में, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। किस केस के लिए, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। किस केस के लिए, आप लोगों के डाइल्यूट सॉल्यूशंस वाले केस के लिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? LVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। और ऊपर मैंने क्या लिख के रखा था, ऊपर मैंने क्या लिख के रखा था कि LVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा TB के। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करूं या फिर मैं इन दोनों इक्वेशंस को अगर आपस में क्लब करूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूं कि LVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा TB के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोलैलिटी के। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो बुक्स में बताए क्या लिखा रहता है, बुक्स में बस ये लिखा रहता है डेल्टा TB, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के, ये बुक्स में लिखा रहता है। बुक्स में ये नहीं लिखा रहता है कि कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया मोलैलिटी के, बस इतना लिख देता है कि मोलैलिटी के डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बस ये जो मैंने आपको समझा कर दिया है ना, पहले ग्राफ से समझा कर दिया, ये कुछ हद तक बुक्स में रहता है, बट यहाँ से बुक्स में, बहुत सारी बुक्सों में ये चीज़ गायब होती है, ये पूरा पार्ट गायब होता है और डायरेक्टली उसके बाद ये वाला पार्ट आ जाता है डायरेक्टली कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। और हम में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस डायरेक्टली वाले पार्ट को रट भी लेते हैं कि डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। बट अगर कोई तुमसे पूछ ले कैसे प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पूरी बातचीत तो आपने वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग की, तो अभी वेपर प्रेशर में अकॉर्डिंग से अचानक से मोलैलिटी कहाँ से इंट्रोड्यूस कर दिए, तो ये समझाने आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ये पूरा एक्सप्लेनेशन था यहाँ तक पहुँचने का। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था, लेकिन अब यहाँ तक पहुँच गए ना, हमें ऊपर के एक्सप्लेनेशन की कोई इज्जत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, हमें डायरेक्टली बस इस चीज़ को याद रखना है, ख़त्म। अब जैसे कि मैंने बताया कि प्रोपोर्शनैलिटी को आप हटाओगे और उसकी जगह पे कांस्टेंट लगाओगे। क्या लगाओगे उसकी जगह पे? कांस्टेंट। अच्छा ठीक है, कौन सा कांस्टेंट लगाएं यहाँ पर? तो देखो ऑलमोस्ट हर इक्वेशन के लिए अलग अलग कांस्टेंट होता है। आप ओहम्स लॉ पढ़ रहे हो तो कैपिटल R यानी कि रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट होता है, राइट। अगर आप जूल्स हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कुछ अलग आपका कांस्टेंट होता है। अगर आप न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो वहाँ अलग कांस्टेंट होता है। केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो वहाँ अलग कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली हर इक्वेशन के लिए कांस्टेंट अलग होता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट लगाया जाता है डेल्टा TB के जगह, मतलब कांस्टेंट की जगह, वो होता है KB इंटू मोलैलिटी यानी कि स्मॉल m। और I तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, I तो मुझको लिखना ही पड़ेगा फॉर्मूले में, तुम तो जानते हो बिना I के तो फॉर्मूला अधूरा है। तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है जहाँ पे कांस्टेंट कौन है, ये KB हमारा कांस्टेंट है। जहाँ पे हमारा कांस्टेंट कौन है, KB हमारा कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट के लिए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इस कांस्टेंट से लेकर, पहला पॉइंट इस कांस्टेंट से लेकर ये पता होना चाहिए कि इसको कहा जाता है मोलल। मोलल क्यों बोला? क्योंकि मोलैलिटी है बाजू में। और एलिवेशन कांस्टेंट क्या कहा जाता है? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है
जिसे हम लोग कहते हैं इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा ध्यान रखना, पेपर में बोर्ड एग्जाम्स में अलग से पूछा जाता है, डिफाइन इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट एंड डिफाइन कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। कायरोस्कोपिक तुम कल पढ़ोगे। तो ये कांस्टेंट जो होते हैं ना दो, इसमें एक स्टूडेंट आखिरी वक्त पे कंफ्यूज हो जाता है, अरे यार इब्यूलोस्कोपिक वाला केबी था कि केएफ था, तो भूलना नहीं, ठीक है, भूलना नहीं। खैर, दूसरी चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए, दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जो केबी होता है, ये केबी सॉल्वेंट्स के लिए होता है, सॉल्यूट के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? सॉल्वेंट्स के लिए। ये मैं इसीलिए लिखा रही हूँ, कल को मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में मैंने लिखा कि पानी में शक्कर डाल रहे हैं, डेल्टा टीबी कैलकुलेट करके दो, ठीक है। लेकिन पानी में जब आप शक्कर डाल रहे हो, डेल्टा टीबी कैलकुलेट करके दो, तो डेल्टा टीबी को कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें केबी भी पता होना चाहिए। बोलोगे हाँ मैडम कांस्टेंट है, आप लिख कर दोगी। मैंने कहा चलो मैं लिख के देती हूँ। मैंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दो दो केबी दे दिए। मैंने तुम्हें शक्कर का भी केबी दे दिया, मैंने तुम्हें पानी का भी केबी दे दिया, तो तुम यहाँ पे कौन सा केबी रखोगे? तो ध्यान रखना, ये जो केबी होता है ये सॉल्वेंट के लिए होता है। तो आपको पानी, क्योंकि आपका सॉल्वेंट है तो पानी वाला केबी आपको यूज़ करना है, ना कि शक्कर वाला केबी आपको इस्तेमाल करना है। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरी चीज़ आपको जो एक और ध्यान में रखनी है वो ये कि इस केबी को कैलकुलेट करने का एक और फॉर्मूला होता है, बट वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, उसके डेरिवेशन में अभी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके डेरिवेशन में आपको अभी नहीं पढ़ना है, सिंपली आपको वो फॉर्मूला रट्टा मार के रखना है। के बी इज इक्वल टू आर टी बी का स्क्वायर अपॉन में 1000 टाइम्स ऑफ वॉट एल वी, ठीक है। अच्छा, अब आर के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है कि कौन है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बट यहाँ पे आर की क्या वैल्यू रखी जाएगी? हम में से ज़्यादातर लोगों को आदत होती है आर की वैल्यू रखने की 0.0821, है ना, बट यहाँ पे आप आर की वैल्यू को गलती से भी वो मत रखना। यहाँ पे आपकी आर की वैल्यू जो रहेगी वो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाली आपको यहाँ रखनी है। क्यों मैडम आपने यही वाली वैल्यू क्यों रखवाई, समझाती हूँ मैं, सुनो। क्योंकि ये इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जो आपको यहाँ पे ये एलवी दिख रहा है, पहली बात तो इस एलवी को कहते क्या है, इसको आपने हो सकता है 10th तक पढ़ा हो। इसे कहा जाता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या फिर 9th क्लास में भी पढ़ा हो। इसे क्या कहा जाता है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और अगर ये लैटेंट हीट है तो बेसिकली ये हीट ही तो है, और जो हीट की यूनिट होती है वो हीट की यूनिट क्या होती है? या तो वो जूल प्रति ग्राम होती है, या तो वो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगर आप जो एलवी यूज़ कर रहे हो, अगर एलवी की यूनिट जूल है तो आप आर की वैल्यू 8.314 यूज़ करोगे। अगर आपने एलवी जो यूज़ किया है वहाँ पे अगर एलवी की यूनिट कैलोरी है तो फिर आप आर की यूनिट कैलोरी वाली यूज़ करोगे, यानी कि 2, ठीक है। अब जो आप एलवी ले रहे हो उसकी यूनिट में आप वो लीटर एटीएम तो आने नहीं वाला है, इसीलिए यहाँ पे हम 2 ही आर को यूज़ करते हैं, या तो वो या तो वो। अच्छा, अब ये एलवी कैसे निकालेंगे? कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली एलवी दिया हुआ रहता है, डायरेक्टली आपको एलवी दिया है, डायरेक्टली दिया है तो डायरेक्टली यूज़ करो। बट कई बार आपको ये एलवी नहीं देता है, तो जब आपको एलवी नहीं देगा तो उस केस के लिए एलवी की जगह आपको क्या यूज़ करना है? डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन में बोलिए क्या? मोलर मास किस चीज़ का? सॉल्वेंट का। किस चीज़ का मोलर मास? सॉल्वेंट का, ठीक है। ये एलवी का फॉर्मूला यूज़ करना है। अब सॉल्वेंट का मोलर मास तो पूरी दुनिया जानती है, और डेल्टा एच वेपराइजेशन के बारे में वो कुछ ना कुछ आपको हिंट देगा, ठीक है। और टीबी, अब कई लोगों का डाउट आएगा कि ओके यहाँ पे टीबी क्या है? टीबी तो देखो यहाँ पे टीबी का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिक्स नहीं किया था तो उस वक्त बिना मिक्स किए हुई सिचुएशन में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था वो, ठीक है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना था वो। सो दीज आर 2 फॉर्मूला, या तो आप डायरेक्टली डेल्टा टी बी इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू एम, या तो सिंपली आप इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए। बट कई बार आपको मोलालिटी नहीं देता है, आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन देता है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन से आप काम करो। यहाँ से कुछ कुछ डेटा दिया रहता है, इनको यूज़ करो, ठीक है, इनको यूज़ करो। अच्छा,
ये हो गई बात, कितने पॉइंट्स हमने उस केबी के बारे में लिख दिए, उस केबी के बारे में हमने टोटल कितने पॉइंट्स लिख दिए आप लोगों के 3। ठीक है, डन हो गए हम लोगों के 3 पॉइंट्स, बिल्कुल। तो ये कहानी थी किसकी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी कहानी थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, खत्म, डन। फिर चाहो तो तुम इस एलवी की वैल्यू डेल्टा एच वेपराइजेशन डिवाइड बाय मोलर मास डाल दो तो एक और नया फॉर्मूला बन जाए। खैर, इस चीज़ को फिलहाल यहाँ पे रोकते हैं, कल की क्लास में हम लोग डिप्रेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।